ठीक है भाई, देखते हैं। सरल रेखा में गति में लगभग 3 लेक्चर हो चुका, ठीक है, जिसमें से एक वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ तो वही कर देंगे। और हाँ, इसको आप देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और इसको देखते रहिए, है ना। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लें आज ना, रिवीजन कर लें। सरल रेखा, हाँ बस नहीं, अभी यही तीसरा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है ये। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी क्या होता है? हाँ, फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति की अवस्था का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी के कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है। ठीक है, स्टैटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया और डायनामिक्स हो गया। सही बात है। स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान और शुद्ध गतिकी हो गया। ठीक है, स्टैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जब हाँ, वस्तु की साम्य अवस्था को, उसके गतिकी को कारक ना मान करके, ठीक है, मतलब ध्यान में ना रख करके गति कैसे किया, इसको ध्यान में ना रख करके। काइनेमेटिक्स में क्या है? शुद्ध गतिकी में क्या है? बाह्य बल पे ध्यान है। डायनेमिक्स में क्या है? बाह्य बल पे ध्यान दिया जाता है तो डायनेमिक्स में। ठीक है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं विरामावस्था पे। विरामावस्था क्या होता है? विरामावस्था जब उसकी स्थिति यानी पोजीशन समय के साथ ना बदले, जैसा हो ऐसा रहे। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहे, ये भी विरामावस्था है। अगर कोई वस्तु सिर्फ रुके ही मत समझना कि वो रुका विराम में मतलब स्थिर तभी कहा जाएगा, नहीं, वो जिस अवस्था में है उसी में ही बना रहे, वो क्या कहलाएगा? विरामावस्था। दूसरा है गति की अवस्था। ये क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो किस कौन सी अवस्था होती है? वो गति की अवस्था होती है। ठीक है भाई। गति के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से? स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और दोलनीय गति। ठीक है, अच्छी बात, ये हो गया था। अदिश एवं सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा में से कोई एक हो। ठीक है, अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। ठीक है, चलिए। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, दूरी विस्थापन में अंतर। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? दूरी में या क्या है? किए गए पथ की लंबाई के बराबर होता है, या अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। तीसरा पॉइंट, पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। कौन? दूरी। और ये उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। न्यूमेरिकल बताया गया था, आपने लगाया भी था। नेक्स्ट है इसमें चाल तथा वेग के बारे में। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल के प्रकार कितने हैं? एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल। असमान चाल क्या? जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो असमान चाल। असमान चाल को 2-3 पार्ट है ना उसके, कौन कौन से? औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? कुल दूरी, यात्रा में लगा कुल दूरी बटा कुल समय, क्या कहलाएगा? वो औसत चाल कहलाएगा। ठीक है, उसमें कंडीशन था, विशेष स्थितियाँ भी थी उसमें। जैसे मान लीजिए जब दूरी को क्या किया जाए, अलग अलग डिवाइड किया जाए दूरी को, ठीक है, तो वहाँ पर एक सूत्र आया था, आपने देखा भी था फार्मूला, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ठीक, जब टाइम को डिफरेंस अलग अलग लिया जाए तब वहाँ आया था v1 t1 v2 t2 करके। ठीक, तात्क्षणिक लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 जब हो जाएगा, फार्मूला आपने लगाया था। नेक्स्ट है वेग के बारे में। वेग लिखाया गया है? नहीं, तो आज आप लिखेंगे वेग के बारे में। ठीक है, वेग क्या होता है?
असल में वेग चाल ही है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, दिशा आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा। ठीक है, वेग के बारे में। ठीक, लिखिएगा विस्थापन किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को, वस्तु में विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। इसे वेक्टर v से डिनोट करते हैं, इसे वेक्टर v से डिनोट करते हैं, वेक्टर v से डिनोट करते हैं। इसे वेक्टर v से डिनोट करते हैं, इसे वेक्टर v से डिनोट करते हैं। हो गया। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय अंतराल का मात्रक सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा होगी मीटर का यल, टाइम का टी, लेकिन ऊपर जाएगा तो -1, इसकी बीमा हो जाएगी LT इनवर्स, LT के पावर -1। ठीक है, तो वेग किसे कहते हैं, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड, बीमा क्या होगा LT के पावर -1। ठीक है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, मात्रक होगा क्या, मीटर बटे सेकेंड, बीमा क्या होगा LT इनवर्स। सही है, ठीक है। ठीक, अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। ठीक है, वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। कितने प्रकार के वेग होते हैं भाई। ठीक है, मुख्यतः जैसे चाल में था ऐसे यहाँ भी होगा। मुख्यतः 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक समान वेग और असमान वेग। तो पहला रहेगा आपका एक समान वेग, एक समान वेग, दूसरा क्या रहेगा, असमान वेग, एक समान वेग, असमान वेग। असमान वेग भी कैटेगराइज किया गया है 2 भागों में, कौन कौन, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। 2 वेग होते हैं, एक होगा औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग। ऐसे चाल था तो चाल के प्रकार 2, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। ऐसे यहाँ पर क्या आ गया, वेग आ गया। वेग 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक समान वेग, असमान वेग। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे एक समान वेग। जैसे चाल के बारे में था लगभग वैसे फिर ये सेम ही रहे। डायरेक्शन की बात आएगी, डायरेक्शन बना दिया जाएगा। वेक्टर वेक्टर हर जगह आएगा, सदिश आएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को वेक्टर नहीं पढ़ाया गया ना, वेक्टर आगे है क्या, हाँ ठीक है आगे ही है। चलिए हो गया। आप लिखेंगे एक समान वेग, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित हो, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित हो, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित हो, तो वह एक समान वेग कहलाता है, तो वह एक समान वेग कहलाता है।
तो वह एक समान वेग कहलाता है। हो गया। जैसे ऐसे लाइन बनाइएगा एक, ठीक है, डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस आप मान लेंगे इसको, एक्स अक्ष है भाई, यहाँ उसका ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट है। यहाँ t बराबर 0 एक पॉइंट है ए, t बराबर 1, यहाँ पॉइंट है बी, t बराबर 2, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस है x1, ठीक, और यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस है x2, इसके बीच का डिस्टेंस है x2, ठीक। यहाँ आपसे कोई देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई कार है, अब ये 0 से चलना शुरू किया, 1 सेकंड में ए भी पहुँचा, फिर अगले 1 सेकंड में बी भी पहुँचा, तो इसका वेग पूछ रहा, वेग कितना है, तो वेग क्या होता है भाई, विस्थापन बटे, अब विस्थापन कैसे निकलता है, अंतिम दूरी माइनस, तो अंतिम दूरी कितना है, प्रारंभिक दूरी कितना है x1, यानी कि उसका वेग निकलेगा अंतिम दूरी x2 माइनस x1 बटे लास्ट वाला टाइम कितना था, पहला टाइम कितना था, तो t2 माइनस t1। बस समझ में आया। वेग क्या, विस्थापन क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो अब विस्थापन कैसे निकालोगे, अंतिम स्थिति माइनस, तो अंतिम स्थिति क्या है, पहली स्थिति, तो x2 माइनस समय कितना लगा, पहले कितना टाइम लगा, तो t2 माइनस t1, सही है, ठीक है। ये हो गया आपका वस्तु का वेग वेक्टर v, सही है। ये आपको बताया गया है कि इस तरह से अगर मान लीजिए पोजीशन चेंज होता है, a1 a2 b2 ऐसे कुछ जाता है, तो वहाँ पर कंडीशन आप ये इस तरह से आप फार्मूला में लगा सकते हो, सूत्र है ये, ठीक है। अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, पोजीशन और बटे समय अंतराल। चलिए ठीक है, आगे लिखिए। सही है भाई। असमान वेग, असमान वेग, असमान वेग, असमान वेग क्या लिखोगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित हो, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित हो, तो उसका वेग असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है, असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। हो गया। असमान वेग को कितने रूप से बांटा जा सकता है, मतलब असमान वेग को व्यक्त कितने रूप में किया जा सकता है, 2 रूपों में, कौन कौन, औसत वेग और तात्क्षणिक। लिखिए, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के, असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के कुल विस्थापन, कुल विस्थापन और इसे तय करने में लगा कुल समय का अनुपात, और इसे तय करने में लगा कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है, वस्तु का औसत वेग कहलाता है।
औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय। ठीक, नेक्स्ट क्या था इसका अगला पार्ट, तात्क्षणिक वेग। तो लिखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के, असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के किसी क्षण पर उसका वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण पर उसका वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यदि अति सूक्ष्म समय डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अति सूक्ष्म समय डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टेंस होता हो TENDS, टेंस, टेंस मतलब की ओर, टेंस टू जीरो, जीरो, तो वस्तु का यानी कि वेलोसिटी b पर बार इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स, वेक्टर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर ds अपॉन dt। ये बनेगा फार्मूला, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, जरा आप लोग बताइएगा वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन कितने प्रकार के, वेग कितने प्रकार के, कौन कौन से? एक समान वेग, एक समान वेग किसे कहते हैं? समान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। असमान वेग में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे तो असमान वेग होता है। वेग, असमान वेग को दो तरीके से व्यक्त करेंगे, एक औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग कैसे किसे कहेंगे? कुल विस्थापन, हाँ कुल विस्थापन असमान वेग से चलेगा लेकिन जितना विस्थापन वो किया रहेगा बटे कुल समय, जैसा चाल तो सेम वही चीज़ है, बस डायरेक्शन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है? क्या है? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या है? किसी क्षण पर जो विस्थापन आपसे पूछ लिया जाए कितना उसका वेग है तो क्या कहलाए? जैसे मान लो मैं बताया भी था, मान लो गाड़ी चला रहे हो, बस वक्त फ़ोन आ गया, पूछ लिया गया कि बताइए कितना स्पीड है, तो उस समय जिस डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन मतलब दिशा ले करके और उसकी वैल्यू बता करके बता दिया जाएगा। इसका मतलब मैं उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हूँ तो वो पोजीशन क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और तुरंत फ़ोन काट दिया जाए तो लगभग जीरो की, फ़ोन आया तुरंत पूछा फ़ोन कट गया, इस तरह से जो स्पीड होती है इसके बारे में बताया गया है। चलिए, अच्छा कोई बताएगा कि ये वेग वगैरह आप क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो वेग? मान ले हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से रेलवे डिपार्टमेंट में जाए, रेलवे में जाए, तो भाई ये सब चीज़ें वहाँ काम आएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जो अपने जीवन में कभी गाड़ी ना यूज करे, टू व्हीलर फोर व्हीलर कभी यूज ही ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं यूज करेगा। तो ये सारी चीज़ अगर उसको जानकारी रहेगी तो जानेगा सारी चीज़ें ना, कि स्पीड क्या है, टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये चीज़ की जानकारी के लिए है। ठीक है, उसकी जानकारी के लिए। चलिए, कोशिश यही रहती है सरकार की, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ करके आप फ्यूचर में जा करके इस देश में क्या कर सकें? हेल्प कर सके। ठीक है, इसीलिए पहले से ही आप सब इतना योग्य बना दिया जाता है कि यहाँ से आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहें आप जा सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो।
और लगभग पढ़ा सब रहेगा, कोई ना कोई ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा रहेगा। इसलिए यूपी बोर्ड को बहुत ही विस्तार वाला बोर्ड माना गया है, लगभग सब है इसमें, ठीक है। पूरे भारत का कोई बोर्ड ले लो, सबसे लंबा बोर्ड क्या है? उत्तर प्रदेश का बोर्ड, ठीक है, बहुत अच्छा बोर्ड है ये। चाल तथा वेग में अंतर, हेडिंग है चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर। एक तरफ लिखिए चाल, एक तरफ लिखिए वेग, ठीक है। चाल और वेग में अंतर। पहले लिखेंगे चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? हाँ, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा, ये क्या भाई? पिंड द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल, यहाँ लिखना, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और यहाँ क्या है? सॉरी, चाल कहाँ से आ गई, दूरी कहाँ से आ गया इसमें? इसमें लिखेंगे एकांक समय में, एकांक समय में, हाँ, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूसरा, पिंड के विस्थापन को उसका वेग कहते हैं, पिंड के विस्थापन को, पिंड के विस्थापन को वेग कहते हैं, पिंड के विस्थापन को वेग कहते हैं। तीसरा, वेग बदलने से, वेग बदलने से आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं कि चाल बदले, आवश्यक नहीं कि चाल बदले। चाल बदलने से अवश्य वस्तु का वेग बदलता है, अवश्य वस्तु का वेग बदलता है, अवश्य वस्तु का वेग बदलता है। सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। यहाँ पे एक धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, चलिए तीन चार पॉइंट केवल है, ये तीन चार पॉइंट आप लिख लीजिए, याद कर लेना। सबको पता है चाल कैसी राशि है? अदिश है। वेग कैसा है? सदिश है। ये एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इसमें पिंड के विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बदलने से आवश्यक नहीं कि चाल बदले, और चाल बदलने से वस्तु का वेग अवश्य रूप से बदल जाता है, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन में जैसे यहाँ क्या है, वेग बदलने से आवश्यक नहीं कि चाल बदले, ठीक है। जैसे कि आप मान लो पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो, तो अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो क्या चाल बदला? नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपने चाल बदला, चाल बदला तो वस्तु का वेग जरूर बदलेगा, ठीक है, क्योंकि विस्थापन और परिमाण दोनों उसमें शामिल, दिशा परिमाण दोनों शामिल है, इसलिए। और कोई एक बदला तो बदल जाएगा। सदैव कैसा होता है? ये धनात्मक होता है। वेग कैसा होता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण किस पर डिपेंड करता है?
वेग पर। और त्वरण क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है। अगर धनात्मक हुआ तो धनात्मक त्वरण, और नेगेटिव हुआ तो उसको क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। एक्सीलेटर जब आप बहुत तेज़ी से आगे क्यों करोगे तो गाड़ी बहुत तेज़ी से भागेगी, ठीक है। अगर आपने उसको बहुत स्लो कर दिया तो धीरे धीरे गाड़ी कम हो जाएगी, और लगभग छोड़ दिया तो जीरो, ठीक है। आप लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, हेडिंग स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? जो इतना सारा फार्मूला पढ़े अभी तक, चाल है, वस्तु है, दूरी, ये सब कुछ, इन सभी चीज़ों से टाइम को बचाने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। एक ग्राफ अभी आगे बनाएंगे, दूरी समय में ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बना करके हम बता देंगे कि अगर वस्तु की इतना समय है, इतना चाल इतना है, दूरी इतना है, तो उसका चाल कितना होगा, उसका वेग कितना होगा, ग्राफ बना करके बता देंगे। इसीलिए इसका हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ का हमने पढ़ाने मतलब अपने पढ़ाई में यूज किया, सिर्फ टाइम बचाने के लिए बस। कौन इतना सारा फार्मूला लिखेगा, ठीक है। अगर कोई पूछे ग्राफ क्यों पढ़ते, सीधे सीधे करना, टाइम को बचाने के लिए। ग्राफ मेथड ही इसीलिए है ताकि बहुत आसानी से क्या कर सकें, उसका कैलकुलेशन कर सकें। तो आप लिखेंगे किसी भी वस्तु की गति को, किसी भी वस्तु की गति को, किसी भी वस्तु की गति को उसके स्थिति समय ग्राफ द्वारा, उसके स्थिति समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, स्थिति समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए समय t को x अक्ष पर, इसके लिए समय t को x अक्ष पर, समय t को x अक्ष पर वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति ब्रैकेट में x, स्थिति यानी पोजीशन को x मानेंगे, स्मॉल x, वस्तु की स्थिति x को y अक्ष पर मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की आपने वेग पढ़ा था, एक समान वेग है, दूसरा असमान वेग। तो यहाँ पर आपको ग्राफ भी कितने प्रकार के मिलेंगे? एक समान वेग के लिए पोजीशन मिलेगा और दूसरा असमान वेग के लिए, ठीक है। तो इसको हम कल बताएंगे, एक समान और असमान वेग के लिए। और याद रखना, जब भी वेग का परिवर्तन होगा वहाँ किसका जन्म होगा? त्वरण का। और त्वरण अगर एक्सीलेटर ज़्यादा तेज़ कर दोगे तो धनात्मक, कम कर दोगे तो मंदन, कुछ नहीं किए तो जीरो, जो हम कहते हैं वही रहेगा, ठीक है। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको जब देखोगे, पढ़ोगे ना, मज़ा आएगा। आप लिख लीजिए आज के लिए होमवर्क, बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न 95, बोधात्मक प्रश्न आप अपने बुक में ढूंढिएगा, मिलेगा आपको बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस, ठीक। आगे लिखिएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, पेज नंबर 96, 1 से लेकर के 31 तक, 31, 31 तक लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए।
1 से लेके 12 तक नहीं, जो भी ना आए आप पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, लीजिए।